कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी सेहत का ख्याल रख रहे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं। मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी, इसके चक्कर में मैं थोड़ी वीडियो लाने में लेट हो गया। उसके लिए मैं आप सबसे सॉरी बोलना चाहता हूं और साथ ही साथ मैं आप सबको थैंक यू भी बोलना चाहता हूं, क्योंकि मेरी लास्ट वीडियो अमर सिंह चमकीला 10,000 व्यूज क्रॉस कर चुकी है और हमारी कहानी थ्रिलपॉट की जो टीम है, जो फैमिली है, वो बड़ी होती जा रही है। हम 250 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स भी पार कर चुके हैं और इसी के साथ मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी कहानियां लाया करूंगा, और ताकि हमारी ये जो कहानी की जो टीम है, ये जो हमारी फैमिली है, ये और बड़ी, और मैं आपके लिए जो कहानी सुनने का जो एक्सपीरियंस है, इसको बेहतर कर सकूं। तो चलिए इसी के साथ आज की कहानी की तरफ चलते हैं। कुछ लोग होते हैं ना, जिनको लगता है कि वो कुछ भी करेंगे तो सामने वाला जो है वो झेल लेगा, लेकिन जब सामने वाला कभी जवाब देता है ना, जिसने गलती करी होती है ना, वो अपनी गलती का ना कुछ ठीक नहीं कर पाता है और बहुत ज्यादा देर हो चुकी होती है। ये केस भी कुछ ऐसा ही है। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको वायलेंस करना चाहिए या वायलेंस अच्छी बात है, कोई आपके साथ बुरा कर रहा है तो आप वायलेंस करिए, नहीं, वायलेंस इज नेवर द आंसर। लेकिन जब एक इंसान अपनी मर्यादा भूल जाता है तो उसको ये जरूर याद रखना चाहिए कि दूसरा इंसान भी अपनी मर्यादा खो सकता है। तो चलिए इसी के साथ आज की कहानी को चालू करते हैं। जय गुरुजी, मेरा नाम है लकी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल पर कुछ ऐसी कहानियों का एपिसोड नंबर 13, सोनू पटेल की कहानी। ये कहानी है जबलपुर की। 24 मई 2021 को खिटौली थाना में एक कॉल आता है। वो बंदा कॉल कर बताता है कि मेरा नाम नारायण पटेल है और मेरे फादर को एक अनजान आदमी ने मैसेज कर बताया कि पास के ही पानोमड़िया रोड पर तुम्हारे छोटे बेटे की बाइक खड़ी है और साथ ही साथ उसकी थोड़ी दूर एक लाश भी पड़ी हुई है। ये सुनकर पुलिस वाले थोड़ा हैरान हो जाते हैं, जिसके बाद नारायण पटेल बताते हैं कि मैं एक्चुअली में बहुत ज्यादा डरा हुआ हूँ, क्योंकि जो मेरा भाई है वो 16 मई से गायब है। जिसके बाद पुलिस वाले बोलते हैं कि ठीक है, आप लोकेशन पर पहुंचिए, हम भी वहां पर पहुंचते हैं, आप टेंशन मत लीजिए, आपके भाई को ढूंढ लिया जाए। पुलिस वाले वहां से उस लोकेशन के लिए निकल जाते हैं और तकरीबन 1 घंटे के बाद हरिगढ़ जगह पर पहुंचते हैं, वहां पर जो गांव है, और वहां पर जाकर वो देखते हैं कि वो जो बाइक बताई गई थी वो खड़ी है और साथ ही में थोड़ी दूर एक लाश पड़ी हुई थी, सड़ी गली हालत में, जिसपे मच्छर भिनभिना रहे थे और बदबू इतनी ज्यादा थी कि पूछो मत। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार पुलिस वाले यहाँ तक पहुंच गए, लेकिन ये केस पहले पुलिस वालों के पास क्यों नहीं पहुंचा, किसी अनजान आदमी ने उनको फोन किया? तो यार एक्चुअली में ना, ये टाइम था कोरोना का टाइम, सब कुछ लॉकडाउन में था, तो आप समझ सकते हैं कि वहां पर क्या सिचुएशन रही हो। जिसके बाद पुलिस वाले जब वो लाश को देखते हैं तो वहां पर वो लाश के पास ऑपरेट ही नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो इतनी ज्यादा बदबू मार रही थी, इतनी ज्यादा सड़गल गई थी कि मतलब समझो 3-4 दिन से वो वहीं पर ही पड़ी। तो उसके बाद पुलिस वाले नोटिस करते हैं साइड में एक बहुत बड़ा पत्थर होता है, जिसके ऊपर गीली सी मिट्टी लगी होती है और वहां पर भी मच्छर भिनभिना रहे होते हैं। पुलिस वालों को लगता है कि ये जो पत्थर है, इसी का ही यूज किया गया होगा इस आदमी को मारने के लिए, जिसकी भी लाश पड़ी है। और उसी टाइम वहां पर नारायण पटेल पहुंच जाता है। नारायण पटेल जैसे ही वहां पर पहुंचता है, वो लाश के आसपास गिरी हुई चीजें देखता है, जो कपड़े थे और चप्पलें थी, तो वो देखकर वो समझ जाता है कि वो एक्चुअली में उसका भाई है, क्योंकि जो वो कपड़े थे वो रिसेंटली वो उसका भाई पहन कर गया था और साथ ही साथ 16 मई से उसका भाई गायब था, जैसे कि उसने बताया था, और उसकी शादी एक्चुअली में 12 मई को हुई थी। बताओ, एक नई शादी वाला बंदा, मतलब 12 मई को शादी हुई और बंदा 16 मई को गायब हो चुका है। आप सोच रहे हैं ना कितना वियर्ड केस है ये। तो वो बताता है कि 12 मई को उसकी शादी हुई थी और जो कपड़े वगैरह मिले थे उस शादी में, जो भी यूज हुए थे, वही वाले ये कपड़े हैं, क्योंकि उसमें कुछ टीका वगैरह लगा हुआ था, जिसको देखकर वो पता चल रहा था कि ये वो छोटे भाई के ही कपड़े हैं। अब इसके बाद पुलिस वाले क्या करते हैं, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं और उसके साथ ही साथ जो आसपास जितना भी सामान वगैरह गिरा हुआ था और वो जो मिट्टी का सैंपल लिया था पत्थर के साथ, वो भेज देते हैं मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ भोपाल, ताकि कुछ भी इस इन्वेस्टिगेशन में पता लग सके, हेल्प हो सके कि इस बंदे को मारा किसने है। जिसके बाद पुलिस वाले नारायण पटेल को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और उनकी फैमिली को भी बुला लेते हैं। जिसके बाद पुलिस वाले अपनी तहकीकात को चालू करते हैं आगे और कंप्लेंट वगैरह फाइल करते हैं, केस को रजिस्टर करते हैं। और उसके बाद वो ये भी नोटिस करते हैं कि 17 मई को एक और जो कंप्लेंट थी वो फाइल कर रखी थी नारायण पटेल ने अपने छोटे भाई की मिसिंग रिपोर्ट के लिए। जिसके बाद वो बताता है कि एक्चुअली में 16 मई को सोनू निकला था सुबह सुबह घर से 10 बजे के करीब, ये बोलकर कि मैं अपनी बीवी का फोन ठीक करवाने जा रहा हूँ। और उसके बाद वो जब आया नहीं रात तक, और उसके बाद हमें अगले दिन तक भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिली नहीं, तो हमने उसकी मिसिंग रिपोर्ट जो थी वो फाइल करवा दी थी सिहोरा थाने में। अब पुलिस वाले गायत्री से बात करते हैं, तो गायत्री बताती है कि 16 मई की सुबह सुबह ये निकले थे मेरा फोन ठीक करवाने के लिए, और उसके बाद शाम तक ये आए नहीं, तो इनका मैंने फोन वोन मिलाने की कोशिश करी तो फोन मिला नहीं, रीचेबल नहीं था। तो मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगने लगा, डाउट होने लगा, तो मैंने इनके भैया को बताया, जिसके बाद पूरे आसपास दोस्तों वोस्तों से पूछा गया, पड़ोसियों से पूछा गया, जान पहचान वाले लोगों से पूछा गया, लेकिन कुछ भी खबर नहीं मिली। तो उसके बाद अगले ही दिन गायत्री ने ही नारायण जी को बोला था कि आप जाकर अपने भाई की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाइए। अब पुलिस वालों को ये तो समझ में आ गया था कि ये केस मर्डर का केस है, लेकिन सोनू पटेल जिसकी नई शादी हुई है, 4 दिन पुरानी शादी, उसको मारा किसने होगा? और पुलिस वाले बस वेट कर सकते थे कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाए जिसपे वो काम करे। 10 दिन के बाद पोस्टमार्टम की जब रिपोर्ट आती है तो उसमें पता लगता है कि शायद से ये सुसाइड का केस हो सकता है। बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया तो देखा गया गले के अंदर ना एक
रस्सी थी वो बिल्कुल अंदर तक धंस चुकी थी, इतना ज़्यादा गल गया था शरीर, तो वो रस्सी पहले दिखी ही नहीं। तो सबको लगा कि ये खुद फांसी लगाई होगी, तो उस चक्कर में कुछ हो सकता है। लेकिन साथ ही साथ फिर पता लगा कि उसके पैरों के पास पैर बांधने के निशान थे, रस्सी से हाथ बांधने के निशान थे। तो इसका मतलब यहाँ से कंफर्म हो गया था कि ये तो मर्डर केस ही है। लेकिन सोनू को मारा किसने होगा? जिसके बाद पुलिस वाले अपनी तहकीकात को सीरियसली चालू करते हैं, क्योंकि यार ये वाला केस बहुत इंपॉर्टेंट बन चुका था। कोरोना के टाइम पे एक मर्डर हो जाना जहाँ पर लोगों को बाहर जाना अलाउड नहीं है, तो इसके लिए पुलिस वाले बहुत ज्यादा सीरियस हो जाते हैं और इस केस को बहुत ही अच्छे तरीके से वो कवर करने की कोशिश करते हैं। जिसके बाद पुलिस वाले सोनू पटेल की कॉल हिस्ट्री और उसकी कॉल डिटेल्स चेक करते हैं कि उसने किस किस से फोन पर बात करी थी, और वो देखते हैं कि 16 मई को सोनू पटेल की एक मधु पटेल नाम की लड़की से बहुत ज्यादा बार बात हुई थी। जिसके बाद पुलिस वाले सोनू पटेल की फैमिली को बुलाते हैं, जिसमें गायत्री और उनके ब्रदर को बुलाते हैं, और दोनों से अलग अलग करके मधु पटेल के बारे में पूछने की कोशिश करते हैं। जिसके बाद नारायण बताता है कि मधु जो है वो मेरी बहन की ननंद है, मतलब मेरी बहन की जिस घर में शादी हुई है, जिनसे शादी हुई है, उनकी बहन है वो। पुलिस वाले गायत्री से पूछने लगते हैं मधु पटेल के बारे में, जिसके बाद गायत्री बताती है कि मधु पटेल ननंद तो थी, लेकिन मधु पटेल और सोनू पटेल का रिलेशनशिप भी था एक बहुत पुराना। उनके हस्बैंड ने बताया था, सोनू पटेल ने गायत्री को बताया था कि वो रिलेशनशिप खत्म हो चुका है और उससे रिलेटेड कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर पुलिस वालों को थोड़ा सा केस समझ आने लगा था। जिसके बाद गायत्री बताती है कि एक्चुअली में मेरी अपने पति से दूसरे ही दिन शादी की लड़ाई भी हुई थी, क्योंकि जब वो घर पर आए थे तो मैंने उनसे मधु पटेल के बारे में पूछा था, तो और वो मुझसे गुस्सा हो चुके थे कि तुम एकदम से घर में आई हो, एक दिन हुआ है और तुम जासूसी कर रही हो। जिसके बाद गायत्री ने सोनू को बताया कि एक्चुअली में मुझे कोई शौक नहीं है, लेकिन मधु पटेल मेरे पास आई थी, उसने मुझसे बातचीत करी, वो मुझे बताकर गई कि वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। तुम्हारे ऊपर उसने इल्ज़ाम भी लगाया कि तुमने उसे वादे करे थे शादी के, लेकिन तुमने किसी और से शादी कर ली, और उसने तुम्हारे को आरोपी भी ठहराया है, ऐसी ऐसी बातें बोली हैं। तो वो ऐसी चीज़ें मुझे बोल कर गई है, तो मैं आपसे तो बात करूंगी ना। जिसके लिए सोनू थोड़ी बहुत माफ़ी मांगता है गुस्सा होने के लिए, और उसके बाद उससे बात करता है कि एक्चुअली में मेरा और मधु का रिश्ता था, अब नहीं है कुछ भी हमारे बीच में, मेरी तुम्हारे से शादी हो रखी है और अब मेरा और मधु का कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ अभी। गायत्री पूछते हैं कि क्या परेशानी है, तो सोनू बताते हैं कि एक्चुअली में मधु मुझे ब्लैकमेल कर रही है, मेरी कुछ चीजें उसके पास है पर्सनल, जिसको लेके वो मुझे ब्लैकमेल कर रही है और मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तो उसके बाद गायत्री पूछते हैं कि क्या चीजें बताओ, जिसके लिए सोनू बताता नहीं और ये बोलता है कि आप ये राज अपने तक ही रखना। तो गायत्री पुलिस वालों को ये सब कुछ बता देती है और वो बोलते हैं कि ये राज तो मुझे बताना ही पड़ेगा क्योंकि इसकी बहुत ज़रूरत है। जिसके बाद पुलिस वालों को एक अहम नाम बाहर आ जाता है, मधु पटेल। उसके बाद वो मधु पटेल को इन्वेस्टिगेशन के चलते मणि गांव, जो कि सिहोरा डिस्ट्रिक्ट में ही था जहां पर उनकी बहन का घर था, वहीं पर ही वो रहती थी, तो उसको बुलाया जाता है पुलिस स्टेशन क्वेश्चन करने के लिए, पूछने के लिए। जिसके बाद मधु पटेल पुलिस स्टेशन आती है और उससे पूछताछ करी जाती है। पुलिस वाले मधु से सवाल पूछते हैं कि तुम सोनू को कब से जानती हो, तो वो बताती है कि जब से इनकी बहन की शादी मेरे घर में मेरे भैया से हुई है, मैं तब से जानती हूँ। पुलिस वाले बोलते हैं कि तुम तो सोनू से प्यार करती थी ना, तो वो बोलती है कि नहीं मैं तो नहीं करती प्यार, तो वो बोलते हैं कि हाँ तुम करती हो। तो वो पुलिस वाले उसको एक रिकॉर्डिंग सुनाते हैं जिसमें मधु ने चिल्ला चिल्ला कर बोला था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, अगर तुमने मुझसे शादी नहीं करी तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगी। जिसके बाद जो मधु थी उसका एकदम से ना पसीना छूटने लग जाता है और वो बोलती है कि ठीक है मैं सब कुछ बताती हूँ, लेकिन मैंने सोनू का मर्डर नहीं किया। पुलिस वाले बोलते हैं कि हमने तो आपसे बात ही नहीं करी मर्डर की, लेकिन अगर आपके पास कुछ भी खबर है मर्डर से रिलेटेड तो आप वो हमें दे दीजिए। जिसके लिए वो बोलते हैं कि नहीं मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है इसका। जिसके बाद पुलिस वाले बोलते हैं कि ठीक है, बट हमें ये पता है कि सोनू जिस दिन गायब हुआ है 16 मई को, उस दिन सुबह सुबह 10 से लेकर 12 बजे के बीच में आपकी और सोनू की बहुत बारी बात हुई है। पुलिस वाली बोलती है, जो कांस्टेबल होती है फीमेल कांस्टेबल, वो बोलती है मधु को कि अगर तुमने सब कुछ सच सच बता दिया यहाँ पर तो तुम्हारी जिंदगी अच्छी होगी, तुम्हारी शादी होने वाली है, तुम अपना सब कुछ अच्छे से कर पाओगी, लेकिन अगर तुम यहाँ पर कुछ भी दिक्कत करती हो तो बाद में ये केस कोर्ट में जाएगा, बहुत ज़्यादा बदनामी होगी, दिक्कत परेशानी होगी। अब जिसके बाद मधु एक्सेप्ट करती है सब कुछ और कहानी सुनाना शुरू करती है। मधु बताती है कि जब से उनकी बहन की शादी उनके ब्रदर से हुई थी, तब से जो फैमिली थी वो पहले से ही जानती थी एक दूसरे को, हेल्प करते थे खेती बाड़ी में एक दूसरे की। तो वही खेती बाड़ी के काम से और ऐसे ही समधी के काम से जो छोटा भाई था सोनू, उसका घर में आना जाना लगा रहता था अपनी दीदी के। और जो मधु थी वो भी बहुत एक अच्छे स्वभाव की लड़की थी, हंसने खेलने वाली लड़की थी। तो सोनू जब भी वहाँ पर आता था तो वहाँ पर सोनू और मधु की बार बार बातचीत होती रहती थी, जिसके चलते धीरे धीरे वो दोस्ती कब प्यार में बदल गई इन दोनों को भी नहीं पता लगा। अब ऐसे ही थोड़ा टाइम जब इनकी बातचीत चलती रही, उसके बाद निधि मधु को लेकर अपने मायके आ चुकी थी और वहीं पर ही कोरोना का लॉकडाउन लग गया, जिसके बाद निधि को मायके ही रुकना पड़ा और साथ ही साथ मधु को भी वहां पर रुकना पड़ा। अब इसका मतलब ये था कि सोनू और मधु जो थे वो एक ही घर में थे। अब इनका रिलेशनशिप थोड़ा स्ट्रांग होता जा रहा था, लेकिन वहाँ पर घर वाले नजर भी रखते थे इनके ऊपर। तो ये इनको जब भी मौका मिलता था ये बाहर गाँव में निकल जाते थे, जंगलों में चले जाते थे मिलने के लिए, बातचीत वगैरह करने के लिए।
और ऐसी किसी एक दिन ये घर में बैठकर टीवी देख रहे थे और सारे घर वाले कहीं बाहर गए हुए थे और जो निधि दीदी थी सोनू की, वो किचन में खाना बना रही थी। और टीवी देखते देखते ही सोनू मधु को बोलता कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें बहुत चाहने लगा हूँ। जिसके बाद मधु बोलते कि हाँ, मैं भी तुम्हें बहुत ज्यादा चाहने लगी हूँ। दोनों एक दूसरे को गले मिलते हैं। जिसके बाद जो निधि है वो एकदम से सोनू का आवाज लगाती है कि देखो बाहर कोई आया हुआ है क्या। सोनू है वो उठकर बाहर चला जाता है और यहीं पर ही जो मधु है उसके ख्यालों में खो जाती है। अब यार छोटा सा गांव है, छोटी सी फैमिली होती है, एक ही घर में रह रहे हैं, रिलेशनशिप ज्यादा टाइम तक ना छिप नहीं पाते। अब ऐसे ही ना ये रिलेशनशिप धीरे धीरे ना सबके सामने बाहर आने लग गया। सबसे पहले निधि दीदी को पता लगा, उन्होंने इनको बोला कि ये सब मत करो, हमारी सोसाइटी में नाम जो है वो खराब हो जाएगा और मेरी जो शादीशुदा जिंदगी है उसमें भी बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी आ जाएगी, तुम दोनों बिल्कुल दूर रहो। और ऐसे धीरे धीरे करते करते पूरी फैमिली को पता लग गया। जिसके बाद ताकि इज्जत वगैरह खराब ना हो सोसाइटी में, तो निधि मधु को लेकर अपने ससुराल वापस चली जाती है और उसके बाद घर वालों की तरफ से बहुत ज्यादा पाबंदी आ जाती है दोनों के लिए। जिसके बाद ये दोनों फोन कॉल वीडियो कॉल वगैरह करते रहते हैं और धीरे धीरे घर वाले इनको प्रेशर करते हैं और अलग अलग इन दोनों की शादी तय करने की कोशिश करते हैं। मधु के घर वाले मधु की शादी पास वाले गांव के एक बंदे से तय भी कर देते हैं और उसकी सगाई भी हो जाती है। और यहीं पर ही सोनू की शादी भी घर वाले दूसरी जगह तय करने की कोशिश कर रहे हो। अब यहाँ पर दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। मधु ये रिलेशनशिप छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन जब उसकी सगाई हुई तो उसके बाद से सोनू के रंग थोड़े बदलने लगे। उसने मधु को भाव देना बंद कर दिया, जिसके बाद मधु को बहुत ज्यादा बुरा लगने लगा क्योंकि सोनू ने उससे वादे करे थे, प्रोमिसेस करे थे। मधु को इन सारी चीजों से बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी होने लगी, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती थी क्योंकि एक तो उसके घर वाले भी सपोर्ट में नहीं थे और वो जिस इंसान से प्यार करती है उसके भी रंग बदल चुके थे। और यहीं पर ही फरवरी के अराउंड, यानी कि 16 मई से 4 महीने के पहले के करीब, सोनू अपनी दीदी के घर जाता है। अब एक्चुअली में यहाँ पर दोनों की शादी अलग अलग जगह पर तय हो चुकी थी, तो घर वालों को भी कुछ ज़्यादा दिक्कत परेशानी होती नहीं है कि हाँ बच्चे बड़े हो गए, दोनों की शादी हो गई, समझदार हैं, कुछ भी उल्टा सीधा नहीं करेंगे। और यहाँ पर ये दोनों वापस बातचीत वगैरह चालू करते हैं, हंसी मजाक होता है दोनों के बीच में। जिसके बीच में सोनू एक दिन फायदा उठाकर मधु के साथ वापस सेक्सुअल रिलेशन बनाता है और उसी टाइम वो उस चीज़ की वीडियो भी बना लेता है। जिसके बाद से वो मधु को ब्लैकमेल करना चालू करता है और उस ब्लैकमेल के चलते वो उसको बहुत बारी उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाता है, जिसके लिए मधु उसको बार बार बहुत गिड़गिड़ाने की कोशिश करती है। बोलती है कि हम सब कुछ भूल जाते हैं, अपनी जिंदगी में आगे बढ़, हम दोनों अलग अलग जिंदगियों में जा रहे हैं, मेरी शादी होने वाली है, तुम्हारी भी होने वाली है, तुम प्लीज ये वीडियो डिलीट कर दो। जिसको लेकर सोनू मधु को बहुत ज्यादा ब्लैकमेल करने लग गया था। अब यहाँ पर मधु को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और ऐसे ही धीरे धीरे टाइम होता गया और यहाँ पर 12 मई को सोनू की शादी हो चुकी थी और जिसके 3 दिन बाद तकरीबन 15 मई को वो मधु को बोलता है और उसको फिर से ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है कि अब तुम्हारी शादी होने वाली है, एक बार आखिरी बारी मुझसे मिलो, हम दोनों सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाएंगे और उसके बाद हम अपने रास्ते तुम अपने रास्ते। जिसको लेकर मधु अब एक्चुअली में बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। उसने कुछ भी नहीं सोचा, उसने बोला कि ठीक है मैं रेडी हूँ ये करने के लिए, लेकिन जो भी करेंगे जैसे भी करेंगे मेरे कहने पर करेंगे, मेरे तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर सोनू ने पूछा कि क्या मतलब, मैं समझा नहीं। तो यहाँ पर मधु बताती है कि ठीक है बट मैं बताऊंगी कैसे करना है, मैंने कुछ नया तरीका सोचा, हम आखिरी बारी कर रहे हैं तो मैं इसको यादगार बनाना चाहती हूँ, तो मैं बस जितना बोलूंगी तो उतना ही करना। तो बोलता कि करना क्या है, तो वो बोलती कि ठीक है मैं तुम्हें कल बताऊंगी 16 तारीख को क्या क्या करना है, कहाँ आना है। तो उसके बाद जो सोनू था वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, तो वो उसके बाद कहता है कि ठीक है। जिसके बाद वो अगले दिन सुबह सुबह अपने घर में फ़ोन ठीक करवाने का झूठा बहाना देता है और उसके बाद अपनी बीवी का फ़ोन लेकर चला जाता है वो मधु से मिलने। अब मधु जिस लोकेशन पर उसको बुलाती है वहाँ पर जब सोनू पहुँचता है और वहाँ पर उसको कॉल करता है अपने फादर की बाइक पर जाकर, तो वो फ़ोन नहीं उठाती है। 10-15 मिनट तक वो कॉल करता रहता है, जिसके बाद वो मधु फ़ोन उठाती है। अब मधु फ़ोन उठाती है और वो बोलती है कि मैं कुछ बिजी थी बट मैं पहुँच रही हूँ, मैं मिलने वाली हूँ तुमसे। तो वो पूछता है कि कहाँ मिलना है, तो वो बताती है कि जहाँ पर हम हमेशा मिलते हैं, जहाँ पर हम बैठते हैं हमेशा, हरिगढ़ जो जंगल है वहीं पर ही हम जाएंगे। तो उसके बाद सोनू कहता है कि ठीक है। तो सोनू वहाँ पर लोकेशन पर पहुँच जाता है और यहाँ पर जो मधु थी वो भी अपनी जो बुआ की बेटी है उसके साथ वहाँ पर पहुँच जाती है। अब यहाँ पर जब दोनों लोकेशन पर पहुँचते हैं, जो बुआ की बेटी वो बाहर वेट कर रही होती है जंगल के कहीं दूरी। अब यहाँ पर मधु और सोनू जंगल के अंदर जाते हैं, अपनी लोकेशन जहाँ पर वो जाते हैं वहाँ पर बैठते हैं। मधु अपने बैग से स्टॉल निकालती है, ज़मीन पर बिछाती है, जैसे वो बैठकर उस पर बातें करते हैं बड़े प्यार से। वो स्टॉल बिछाती है और उसके बाद वो बोलती है सोनू को कि अब तुम लेट जाओ उल्टा पेट के बल। जिसको देखकर सोनू समझ नहीं पाता मतलब, तो वो बोलती है कि मैं कुछ नया तरीका करना चाहती हूँ, अपनी इस शाम को यादगार बनाना चाहती हूँ। जिसके बाद वो रस्सियाँ निकालती है, उसकी टांगें बांध देती है, उसके हाथ बांध देती है, उसके मुंह पर कपड़ा लगा देती है और उसके बाद वो उसको उल्टा लिटाती है और उसके ऊपर बैठ जाती है। अब यहाँ पर सोनू को लग रहा था कि कुछ एडवेंचरस होने वाला है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका था, लेकिन एक ही सेकंड में उसकी ज़िंदगी पूरी ख़त्म होने वाली थी। वहीं पर ही मधु ने साइड से बहुत बड़ा पत्थर उठाया और उसने सोनू के सर पर धाड़ धाड़ मारना शुरू कर दिया।
जिसके बाद सोनू को समझ नहीं आया कि वो क्या करे। उसी टाइम उसने एक रस्सी से सोनू का गला घोट दिया, जिसके बाद उसने उसकी सारी रस्सियां वगैरह खोली, उसका जो सामान वगैरह था वो साइड किया पत्थर से और उसके सर पर कुचला और उसको वहीं पर ही छोड़कर वहाँ से निकल गई। जिसके बाद वो घर गई, उसने जो स्टॉल वॉल बिछाया था वो उसने फेंक दिया, साथ में अपना कुछ कार्ड वगैरह था, जो भी सबूत उसको कनेक्ट कर सकते थे उसने वो फेंक दिए। तो आप देख सकते हैं कि एक बंदे की ब्लैकमेलिंग की हरकत, मतलब पहली बात तो सोनू ने अपनी बीवी को बोला था कि मेरे सारे रिश्ते खत्म हो चुके हैं और मधु मुझे ब्लैकमेल कर रही है, लेकिन यहाँ पर तो कुछ उल्टा ही हुआ। एक्चुअली में सोनू ही ब्लैकमेल कर रहा था मधु को, और वो ना जाने पता नहीं कब तक ब्लैकमेल करता। मतलब इसका मतलब ये तो नहीं कि मधु ने जैसे उसको मार दिया, जो वायलेंस करी वो अच्छी बात थी, वो बहुत गलत बात है। लेकिन आप देखिए ना, अगर सोनू कुछ ऐसी उल्टी सीधी हरकत ना करता, वो वीडियो ना बनाता, ना ब्लैकमेल करता, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ता, नई शादी हुई थी, अपनी ज़िंदगी में खुश रहता। मतलब शादी के 3 दिन बाद उसको क्या चीज़ थी, उसको क्या दिक्कत चढ़ी थी उसको। मतलब अगर उसने ये गलती ना करी होती, आज उसकी ज़िंदगी जो थी वो उसके हाथ में ही होती, और मधु जो थी वो भी अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना कर बैठती। मतलब वो भी एक ऐसी जगह पे फंस गई थी, उसकी नई ज़िंदगी चालू होने वाली थी, उसके ऊपर से उसका एक्स बॉयफ्रेंड वो उसको ब्लैकमेल कर रहा है उसकी वीडियोस वायरल करने के लिए और उसके साथ बस सेक्सुअल रिलेशन बनाने के लिए। जिसके बाद मधु ने वो स्टेप लिया, कन्फेशन दिया पुलिस को, जिसके बाद 302 और 301 के तहत मधु को जेल में डाल दिया गया, और साथ ही साथ मधु जो अपनी बुआ की बेटी को लेकर गई थी उसको जुवेनाइल प्रिजन में डाल दिया गया 201 के तहत। तो आप देख सकते हैं यार, ये कैसा सा केस था, थोड़ा डिस्टर्बिंग केस था। मतलब बंदे ने ब्लैकमेल करने की कोशिश करी अपनी एक्स बंदी को, जिसके साथ उसने अपनी ज़िंदगी बिताने के वादे कर रखे थे, और उसी ब्लैकमेल के चक्कर में वो खुद फंस गया। और वहीं पर ही एक लड़की जिसने सपने सजा रखे थे कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ ज़िंदगी बिताएगी, उसके वो सारे सपने चूर चूर हो गए, और साथ ही साथ उसके बॉयफ्रेंड ने उसको धोखा भी दिया। जिसके बाद उसको समझ नहीं आया, उसको बस यही रास्ता दिखा कि वो उसको मार डाले। सोनू की एक गलती से कैसे आसपास के कितने सारे लोगों की जिंदगियां बदल गई। गलती जो थी वो एक बंदे की थी, लेकिन भुगतना आसपास वाले लोगों को पड़ा। इसलिए कभी भी कुछ भी करो देख कर करो, किसी को आसपास हानि ना पहुंचे, किसी को प्रॉब्लम ना हो, कुछ भी ऐसी जो भी चीज करो वो बस आपके तक सीमित होनी चाहिए, उसका इम्पैक्ट किसी और पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता आपकी आज की करी हुई गलती कब जाकर आपको जिंदगी में एक चांटा मारेगी। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया मेरी वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, नीचे कमेंट्स में अपने व्यूज बताइए, और साथ ही साथ अगर आपके पास कुछ ऐसी कहानी है जो आप चाहते हैं कि मैं आप सबके साथ शेयर करूं, तो नीचे दी गई मेल आईडी पर वो मुझे जरूर मेल करें। तो चलिए इसी के साथ चलता हूं, मैं आपसे फिर से मिलूंगा एक और नए केस के साथ, एक और नई कहानी के साथ, जो आपका दिल दहला देगा और आपका दिमाग खराब कर देगा। जय गुरु जी।